Hello students. In previous video we started third chapter ruling the countryside. उस वीडियो में हमने जाना था कि कैसे ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली थी या वो दीवान बन गए थे और उन्होंने किस तरीके से रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था और महलवारी सिस्टम क्या था। इसके साथ ही हमने जाना था रैयतवारी सिस्टम क्या था। अब हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने कंट्री साइड में क्रॉप्स में, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में क्रॉप्स में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और किस तरीके से अपना प्रभुत्व वहाँ पर जमाना शुरू कर दिया, अपना अधिकार वहाँ पर जमाना शुरू कर दिया। क्रॉप्स फॉर यूरोप। The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crop that Europe required. ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज किया कि कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र ना सिर्फ उनके लिए रेवेन्यू कलेक्शन की प्लेस है बल्कि वो जगह भी है जहाँ पर वो अपनी यूरोप में जो इस चीज़ की ज़रूरत है उन क्रॉप्स को वहाँ पर उगा सकते हैं। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. 18th century के लास्ट तक आते आते उन्होंने ओपियम मतलब अफीम और इंडिगो नील कहा जाता है जिसको, उसके कल्टीवेशन बढ़ाना शुरू किया था। Why the demand for इंडियन इंडिगो, भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो इसका भी कारण है कि क्यों ब्रिटिशर्स भारत में इंडिगो की खेती को इतना प्रेशराइज कर रहे थे लोगों को कि वो इसकी खेती करें, नील की खेती करें। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। 18th सेंचुरी के में जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे इटली के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, वो क्लोथ को डाई करने के लिए भारत की जो नील है, इंडिगो प्लांट जो है, उसका यूज़ करते थे। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। भारत का जो इंडिगो प्लांटेशन था वो, उससे जो नील बनाई जाती थी वो बहुत कम वहाँ पर यूरोपियन मार्केट में पहुँच पाती थी और जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। European cloth manufacturer therefore had to be depend on another plant called the wood to make violet and blue dyes. यूरोपियन जो क्लोथ मैन्युफैक्चर थे एक दूसरे प्लांट पर भी डिपेंड थे जिसको कि वुड कहा जाता था, जिससे वायलेट और ब्लू कलर डाई किया जाता था। Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France, and in part of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producer in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. अब हमने देखा कि दो प्लांट एक जैसे थे, जैसे इंडिगो की जो इंडिगो था वो भी वहाँ पर डिमांड में था, इसी के साथ उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक वॉड जो नाम का प्लांट था उससे भी वायलेट और ब्लू कलर बनाया जाता था, वो भी वहाँ पर डिमांड में था। जो वॉड प्लांटर्स थे जो वॉड को प्लांट करते थे वो थोड़े से इंडिगो के कंपटीशन से परेशान हो गए और उन्होंने यूरोप की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो इंडिगो पर बैन लगा दे, इम्पोर्ट पे बैन लगा दे, यहाँ पर आने से उसको रोके। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, पर जो कपड़ा व्यवसायी थे, कपड़े को रंगने वाले जो थे वो इंडिगो को ज़्यादा पसंद करते थे। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, इंडिगो से जो कपड़े रंगे जाते थे उससे अच्छा रंग, नीला रंग मिलता था। वेयर एज द डाई फ्रॉम वॉड वाज पेल एंड डल, लेकिन वॉड से मिलने वाला रंग जो था वो बेजान और फीका होता था, इसलिए जो क्लोथ डायर्स थे वो किसको प्रेफर करते थे? इंडिगो को। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर परस्यूडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, इसलिए जो क्लॉथ प्रोड्यूसर थे वो भी गवर्नमेंट से चाहते थे कि क्या हो कि इंडिगो की पर जो पाबंदी लगाई गई है उस पर थोड़ी ढील दी जाए। By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further.
18 सेंचुरी के एंड में आते थे इंडिगो की जो है वो डिमांड बढ़ती गई। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपांड ड्रामेटिकली, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था और इसमें यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्रिएटिंग ऑन इनमरस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स्ड। जहाँ इंडिगो की डिमांड बढ़ती जा रही थी वहीं पर इसके जो दूसरे सप्लायर्स थे अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, वहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होता गया। Between the 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half, और 1783 से 89 तक तो जो इंडिगो का प्रोडक्शन होता था वो लगभग आधा हो गया था। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब उनको क्या चाहिए था कि एक नया सोर्स चाहिए कि जहाँ से वो इंडिगो ले सके। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तब ब्रिटेन कहाँ आया? भारत की तरफ उसकी दिलचस्पी बढ़ी कि भारत का जो इंडिगो है वहाँ पर प्लांटेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बहुत सारा साम्राज्य फैला चुकी थी, तो उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, तो वो भारत में इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ाना चाहती थी। द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वेज टू एक्सपांड द एरियाज अंडर द इंडिगो कल्टिवेशन। फ्रॉम द last decade of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up 95%. तो जहाँ बंगाल में पहले 30% ही इंडिगो, बंगाल का जो था वो 30% ही, भारत से ये कहें कि इंडिगो 30% ही इम्पोर्ट होता था, वहाँ पर भेजा जाता था, वही बढ़कर कितना हो गया? 95% हो गया। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रो, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन द इंडिगो प्रोडक्शन। जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड व्यापार बढ़ता गया, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, कमर्शियल एजेंट थे, वो उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। कई कंपनी ऑफिशियल ने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी इंडिगो बिजनेस को देखने के लिए। अट्रैक्टेड बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई प्रोफाइल्स, न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। और भारत की इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने से जो कई लोग यहाँ पर आकर प्लांटर्स बन गए थे। Those who had no money to produce indigo could get the loan from the company and the bank that were coming up at the time. जिनके पास पैसा नहीं होता था इंडिगो प्रोडक्शन का, वो उनसे लोन लेते थे और कंपनी से लोन लेते थे, और कंपनी ने जो बैंक बनाया था वहाँ से वो लोन लेते थे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? अब इंडिगो का कल्टिवेट कैसे किया जाता था, कैसे उगाया जाता था, कैसे उसकी खेती होती थी। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। उस समय में इंडिगो कल्टिवेशन के दो सिस्टम थे, एक तो निज और दूसरा रैयत। विद द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। He either bought the land or rented it from other जमींदार and produced indigo by directly employed hired laborers। निज में क्या होता था कि जो बड़े प्लांटर्स होते थे वो या तो ज़मीन खरीद लेते थे या फिर ज़मींदारों से उसको रेंट पे लेते थे और उस पर खुद ही खेती करवाते थे, लेबर से हायर्ड मजदूरों को हायर करते थे और वहाँ पर खेती करवाते थे। द प्रॉब्लम विद द निज कल्टिवेशन। अब निज खेती के साथ प्रॉब्लम क्या थी? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर द निज कल्टिवेशन। निज कल्टिवेशन इंडिगो जो प्लांटेशन होता है तो वो बड़े एरिया पे वो चाहते थे, और इसके साथ ही वहाँ पर उसके प्लांटेशन के लिए जो लैंड थी वो बहुत बड़ी चाहते थे वो। पर निज कल्टिवेशन के लिए इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। इंडिगो कल्टिवेशन कहाँ पर हो सकता था? सिर्फ फर्टाइल लैंड पे, उपजाऊ भूमि पर होता था। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। प्लांटर्स क्या चाहते थे? बड़ा एरिया चाहते थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए। दे अटेम्प्ट टू लीज
in the land around the indigo factory and evict the peasant from the area. उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता है। अब क्या होता है कि वो जब प्लांटेशन के लिए बड़ी जगह चाहते हैं तो जहाँ पर नील की फैक्ट्री लगाते हैं उसी के आसपास वो नील की खेती भी करना चाहते, तो वहाँ पर जितने भी किसान होते थे उनकी ज़मीन वो ले लेते थे। तो इससे उनके किसानों के बीच में और कंपनी के बीच में या प्लांटर्स के बीच में टकराव बढ़ने लगा। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, मजदूरों का इंतजाम करना भी इतना ईजी नहीं था। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ ऑपरेट एंड लेबर्स वॉज नीडेड precisely at the time when the peasants were usually busy with their rice cultivation. अब उनको लेबर भी ज़्यादा चाहिए, पर लेबर उस वक्त किस में बिजी होती थी? अपने राइस के कल्टीवेशन में बिजी होती थी, इसलिए लेबर भी उनको आसानी से नहीं मिलती थी। निच कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड बुलक्स। क्या होता था निज कल्टीवेशन में? उनको साथ में हल और बैल भी बहुत ज़्यादा चाहिए थे। और ऑल अराउंड अगर देखा जाए तो 1 बीघा ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉस, जहाँ पर 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उनको 2 हल चाहिए थे। तो इस हिसाब से अगर 1000 बीघा है तो उनको बहुत सारे 2000 हल चाहिएंगे और इसी के तरह से उनको बैल भी चाहिएंगे। तो इनका कल्टीवेशन इसलिए वहाँ पर आसान नहीं हो रहा था। निज कल्टीवेशन में, निज जो सिस्टम था उसमें इंडिगो कल्टीवेशन आसान नहीं हो रहा था। लेस देन 20% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। इंडिगो का जितना प्रोडक्शन होता था उसका 25% ही इस सिस्टम के अंडर में होता था। बाकी जो प्रोडक्शन होता था वो रैयत सिस्टम में होता था। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स, इंडिगो का कल्टीवेशन, नील की खेती रैयत ज़मीन पर। रैयत हमने पहले भी बात की थी, किसानों को कहा जाता है। अंडर द रैयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स टू रैयत्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। इस सिस्टम में क्या होता है? बागान मालिक रैयतों को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इंसिस्ट करते हैं या फोर्स करते हैं। एंड एन एग्रीमेंट, सट्टा भी जिसको कहा जाता है। एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रैयत्स। उस टाइम पे विलेज का जो हेडमैन होता था उसको भी प्रेशराइज किया जाता था कि वो रैयत्स के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट द कैश एडवांस, और जो साइन कर देते थे उनको क्या मिलता था? एडवांस में कैश मिलता था फ्रॉम द प्लांटर्स एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करते थे? प्लांटर्स उनको पैसा देते थे। बट द लोन कमिटेड द रैयत टू cultivating indigo on at least 20% of the area under his holding. The planter provided the seed and the drill, while the cultivator prepared the soil, sowed the seed and look after the crop. रैयत सिस्टम में क्या होता था कि जो गांव का हेड होता था उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा जाता था कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें ऑन द बिहाफ ऑफ रैयत। किसानों के बिहाफ पर, रैयत के बिहाफ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और उनको एडवांस में पैसा दिया जाता था। पैसा किसके लिए? सीड्स के लिए, सीड बोने के लिए, बीज बोने के लिए, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, हल लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको पैसा एडवांस में दिया जाता था। और उनको सीड्स, बीज भी प्रोवाइड करा दिए जाते थे। इसके साथ ही उनको उपकरण जो चाहिए होते थे, ड्रिल, जो भी सामान उनको चाहिए थे वो भी उनको प्रोवाइड कर। पर शर्त क्या होती थी? वो उनका जो एरिया है उसके 25% एरिया पर वो नील की खेती करेंगे। When the crop was delivered to the planters after the harvest, a new loan was given to the रैयत। जब क्रॉप उनको डिलीवर्ड की जाती थी, प्लांटर्स को दी जाती थी, तो एक नया लोन उनके शुरू हो जाता था, उनको नया लोन दे दिया जाता था। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। अब ये साइकिल क्यों शुरू होता था? कि उनको पैसा दिया जाता था। हम कह रहे हैं कि उनको एडवांस में पैसा दे देते थे, लेकिन उनको एडवांस में पैसा देने के साथ ही अब उन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया, उनको बीज भी दे दिया, उनको उपकरण भी दे दिए, लेकिन जब फसल पक के तैयार होती थी तो उनको उस इतना पैसा भी नहीं दिया जाता था कि वो अपना लोन पूरा कर सकें। अगेन फिर उनको लोन दे दिया जाता था। तो इस तरीके से उनका लोन का साइकिल चलता रहता था। वो कर्ज में डूबते जाते थे क्योंकि उनको पैसा
मिल ही नहीं रहा था इतना कि जितना उनको आगे प्रॉफिट हो सके, उनको प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of the loan never ended. उनको जो प्राइस मिलती थी वो बहुत कम होती थी और ये जो साइकिल था, लोन का जो साइकिल है, जो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता था। Therefore another problem, और इसके साथ ही इंडिगो कल्टीवेशन के साथ में एक और प्रॉब्लम थी। लोन जो एक अलग प्रॉब्लम है कि वो लोन के साइकिल से उभर ही नहीं पाते थे, एक प्रॉब्लम और थी कि वो जहाँ पर भी इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे, नील की खेती करते थे, 2-3 साल बाद वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती थी या उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी। इसकी वजह से उस ज़मीन पर वो कोई और खेती नहीं कर पाते थे, किसी और प्लांट की खेती नहीं कर पाते थे। तो पीजेंट्स की या किसानों की एक प्रॉब्लम और थी, जहाँ लोन की प्रॉब्लम थी उसके साथ ही उनके साथ ज़मीन की भी प्रॉब्लम थी। द प्लांटर्स यूजुअली insisted that indigo be cultivated on the best soil in the which peasants preferred to cultivate rice. उनको क्या प्रेशराइज किया जाता था कि इंडिगो कहाँ कल्टीवेट करें, जहाँ पर वो राइस कल्टीवेट करना चाहते हैं। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्ट द सॉइल रैपिडली। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। और एक बार जहाँ पर इंडिगो बो दिया जाता था या कल्टीवेट कर दिया जाता था, इंडिगो की खेती कर दी जाती थी, उस पर राइस को बोना थोड़ा मुश्किल था। तो किसानों की समस्याएं शुरू हो गई। एक तो लोन की समस्या उनके साथ हो गई कि भाई वो लोन से उभर नहीं पा रहे थे, दूसरा उनकी ज़मीन जो थी वो फर्टाइल नहीं रह पा रही थी। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, रैयतों की ज़मीन पर जब नील की खेती करने लगे तो उससे जब उन परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया, नील का विद्रोह किया। और उसके बाद की क्या स्थिति हुई तो वो देखेंगे। इन मार्च 1859 thousands of रैयत इन बंगाल refused to grow indigo. As the rebellion spread, रैयत refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories armed with the sword and spears, bow and arrows. मार्च 1859 में कई बंगाल में कई रैयत ने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिगो बोने से। इसके साथ ही रिबेलियन मतलब कि विद्रोह सब तरफ फैल गया था। रैयत रिफ्यूज़ टू पे रेंट्स, प्लांटर्स को उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, वे तलवार, भाले, तीर कमान आदि लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे थे। Those who worked for the planters were socially boycotted, और जो प्लांटर्स के लिए वर्क करते थे उनका भी बायकाट कर दिया गया था, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। इसके साथ ही एंड द गोमास्तास, गोमास्तास कहा जाता है, अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को कि गोमास्तास, गोमास्तास क्या हो जाते हैं, एजेंट ऑफ द प्लांटर्स। प्लांटर्स के जो एजेंट थे उनको गोमास्तास कहा जाता था। हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप, और जो वहाँ पर रेंट कलेक्ट करने आते थे उनको बुरी तरीके से मारा जाता था। इसके साथ ही जो प्लांटर्स लठियाल्स रखते थे, मतलब लाठी वाले गुंडे जिसको कह सकते हैं, वो जो रखते थे उनको भी उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंशली ऑपरेसिव, क्योंकि इंडिगो सिस्टम जो था वो काफ़ी दमनकारी था। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। पर जब हमेशा ऐसा नहीं होता, जो ऑपरेस्ड फील करते हैं वो हमेशा विद्रोह करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि यहाँ पर होना शुरू हुआ। इन 1859 द इंडिगो रैयर्स फेल्ट दैट they had the support of the local zamindar and the village headmen in their rebellion against the planters. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought peace battle with the lathials. कई जो विलेज हेडमैन थे उनको, जिनको फोर्स किया गया था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और लठियाल्स के साथ, लठियाल जो कि प्लांटर्स रखते थे, लाठी वाले लोग जो रखते थे मारने पीटने के लिए, उनके साथ उन्होंने बैटल शुरू कर दी। इन अदर प्लेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड द विलेजेस अर्जिंग द रैयत टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। कई जगह जमींदार खुद गांव में जाने लगे और लोगों को इकट्ठा कर कर प्लांटर्स के विरुद्ध उनको इकट्ठा कर कर उनके खिलाफ रिबेलियन करने लगे या विद्रोह करने लगे। These zamindar were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long lease. ये जमींदार इसलिए उनसे नाराज़ थे क्योंकि ये प्लांटर्स
जो है वो लॉन्ग टाइम के लीज पे उनकी लैंड ज़बरदस्ती उनसे लेना चाहते थे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कोई और रिबेलियन नहीं चाहती थी, कोई और विद्रोह नहीं चाहती थी। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्यूड द रीजन ऑफ द इन विंटर ऑफ 1859। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने इस एरिया का टूर किया था 1859 में। द रैयत saw the tour as a sign of government sympathy for their plight। रैयत ने ये देखा कि उनका टूर जो है उनकी सिंपैथी उनकी तरफ है और वो उनकी दुर्दशा के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं। When in बरसात the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Rayat would not be compelled to accept indigo contracts. The peasant and control on explosive situation, but his action was read as a support for the rebellion. ईडन ने जो ये कोशिश की थी, उन्होंने जो कहा था कि भाई रैयत वुड नॉट बी कंपाइल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने जैसा कहा था कि भाई जो ईडन का कहना था कि वो शांत करने के लिए लोगों को ये कहना चाहते थे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ज़्यादा नहीं कर रह सकते हैं, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना होगा। तो रिबेलियन ने ये सोचा कि ये उनके फ़ायदे की बात हो रही है, जबकि वो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, विद्रोह को दबाना चाहती थी, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रही थी। वरिड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट बॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। इन रिबेलियन से परेशान, ये कह सकते हैं कि बगावत से जो प्रॉब्लम आ रही थी, परेशान होकर बागान मालिकों को कंपनी ने क्या किया या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोटेक्शन देना शुरू किया और इसी के साथ एक इंडिगो कमीशन भी बैठाया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज दैम फॉर द क्रॉसिव मेथड दे यूज विद द इंडिगो कल्टिवेटर्स। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और उनके द्वारा जो जोर ज़बरदस्ती की गई थी उसकी आलोचना की। और ये आयोग जो था उसने कहा कि नील की खेती के रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। उनका क्या मानना था कि रैयतों के लिए नील की खेती फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों को कहा कि वे मौजूदा अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी जो उनका कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको पूरा करें, लेकिन आगे से उनको नील की खेती करने की ज़रूरत नहीं है। It declared that indigo production was not profitable for the Rayat. The commission asked the Rayats to fulfill their existing contract, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. After the revolt, indigo production collapsed in Bengal. इस रिवॉल्ट के बाद, नील की क्रांति के बाद जो है नील खेती का जो रिबेलियन और विद्रोह जो हुआ नील की खेती का, उसके बाद बंगाल में इसका प्रोडक्शन कम हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। पर प्लांटर्स किस तरफ बढ़ गए, बिहार की तरफ। उन्होंने एक नई लैंड ढूंढ ली, पहले बंगाल में जहां वो कल्टीवेशन कर रहे थे, अब वो बिहार की तरफ चले गए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सिवियरली अफेक्टेड। सिंथेटिक डाई के डिस्कवरी जैसे ही खोज हुई या उसकी शुरुआत हुई तो वहाँ पर उनका जो बिज़नेस था वो काफ़ी इफेक्ट हुआ। बट येट दे मैनेज द एक्सपांड टू प्रोडक्शन, पर अभी भी वो चाहते थे कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। व्हेन द महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, अ पीजेंट फ्रॉम द बिहार persuaded him to visit चंपारण and see the plight of the indigo cultivators there। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे तो चंपारण के जो किसान थे उन्होंने उनसे कहा कि आप चंपारण आएँ और वहाँ के किसानों की दुर्दशा देखें, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखें। महात्मा गांधी इन विजिट इन 1917 मार्क दैट बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और बिहार में उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में, या यूँ कहें जो इंडिगो खेती कर अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स जो खेती कर रहे थे नील की, उनके सपोर्ट में और जो ज़बरदस्ती उनसे
खेती करवा रहे थे उनके विरोध में चंपारण मूवमेंट शुरू किया था। आई होप you understand the chapter. Read it again and do the exercise. Okay, thank you.